हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंद्र। हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के टाइप क्या होते हैं, क्या एग्जांपल होते हैं उसके, क्या फोर्स होती है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग मोशन के नियम पढ़ना चाहते हैं, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। लेकिन उन तीनों लॉज को पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं बातें? क्योंकि हमारे जो फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली इनर्शिया पे डिपेंड करता था, तो मैंने आपको इनर्शिया पढ़ाया। सेकंड लॉ है वो बेसिकली मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, मैं आज को मोमेंटम पढ़ाने वाला हूं। और उसके बाद तब ये क्वांटिटीज हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे लिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ या थर्ड लॉ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्वांटिटी, आज का टॉपिक, दैट इज लीनियर मोमेंटम। से सिंपल, इट्स मोमेंटम। तो आज हम मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सिंपल वर्ड, ये सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो मोमेंटम की सीधी सी बात ये है, इट इज द इफेक्ट ऑफ मोशन। ये जो मोमेंटम होता है ये कुछ नहीं है, दैट इज ओनली इफेक्ट है एक मोशन का। कैसा इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, आइए डिस्कस करते हैं। मान लीजिएगा, फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिएगा कि हमारे पास एक छोटा सा पत्थर है और वो छोटा सा पत्थर हमने किसी एक हाइट से, छोटे से पत्थर को किसी एक हाइट से किसी कांच पर हमने गिराया। अब वो बहुत छोटा पत्थर था, वो कांच पे गिरा तो कांच नहीं टूटा। फॉर एग्जांपल इतना छोटा पत्थर था वो, और वो नहीं टूटा, कोई ज्यादा हाइट नहीं थी। अब हमने क्या किया कि इस पत्थर की जगह हमने बड़ा पत्थर, करीब 5 किलो का पत्थर हमने लिया और उसको हमने ऊपर से छोड़ा, उतनी हाइट से छोड़ा, यानी कि वेलोसिटी को हमने फिक्स रखा। तो उस 5 किलो वाले पत्थर से उसका जो इफेक्ट आया वो क्या था, उस कांच को उसने तोड़ दिया। मेरी बात समझ पा रहे तुम लोग? वो छोटा पत्थर था, वेलोसिटी सेम, नहीं तोड़ा। पत्थर का मास बढ़ाया, वेलोसिटी सेम, तोड़ दिया। यानी कि उसका इफेक्ट उस दूसरे वाले पत्थर का इफेक्ट ज्यादा था, यानी कि उसके पास एक क्वांटिटी थी और वो ज्यादा थी, एंड दैट क्वांटिटी, दैट इफेक्ट इज बेसिकली नोन एज मोमेंटम। किससे 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 मोमेंटम में चेंज आया? मोमेंटम में चेंज आया तो मोमेंटम में चेंज आया, यानी कि उसके मोशन के इफेक्ट में चेंज आया केवल और केवल मास के चेंज होने से। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां से मैंने गोली को हाथ से ऐसे फेंक के मारा, गोली है, चेंज नहीं कर रहा, मास सेम है। उस गोली को मैंने लिया, फेंक के मारा, कैसे इंसान को जाके गोली लगी, फर्क नहीं पड़ा ज्यादा। उसी को मैंने क्या किया, गन में डाला और फिर उससे मैंने गन को चलाया। अब गोली है सेम, वही गोली है, अब गन से वो गोली चली तो भाई साहब कमाल होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोली सेम, अब की बार मास सेम है, लेकिन अब की बार क्या हुआ, वेलोसिटी को चेंज कर दिया गया। तो वेलोसिटी को चेंज करने से भी जो इफेक्ट था वो इफेक्ट बदल गया। पहले बार कुछ नहीं, दूसरी बार बहुत कुछ। तो इसका मतलब ये जो इफेक्ट ऑफ मोशन है ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे डिपेंड कर रहा है, एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इस इफेक्ट ऑफ मोशन को कहते क्या है, दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी है जो दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो किस पर, मास पर, दूसरा किस पर, वेलोसिटी पर। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह देता हूं कि कोई भी चलती हुई बॉडी के पास मोमेंटम होगा। अब चलती हुई अगर वो बॉडी है तो बॉडी के पास मास तो होगा ही। इट मींस मोमेंटम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय P विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, और सिंपली द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। और इनको कंबाइन कर लेते तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इक्वेशन दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा के हमने क्या पुट कर लिया, 1। ये जो मोमेंटम है दैट इज द बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट्स इट, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भाई वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहें हम इसे? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। मास तो चलो उसके इधर है, और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से मोमेंटम भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इन सिंपल वर्ड अगर हम क्वांटिटी पर ही उतर आए तो हमें इसकी यूनिट की बात भी कर लेनी चाहिए, और यूनिट ऑफ मोमेंटम इज व्हाट दिस, बेसिकली मास की तो केजी हो गई, और ये वेलोसिटी की क्या, दैट इज मीटर पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम P। अब इसकी यूनिट अगर ये है, इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला ये है, तो हमने इसके बारे में लगभग सारी चीजें स्टडी कर ली है। कुछ स्पेशल कंडीशन भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशल कंडीशंस। तो ये जो स्पेशल कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं,
उसके बारे में सीखेंगे। ऐसी 2-3 कंडीशन इसकी हम सीखने वाले हैं। यानी कि मोमेंटम का आज हम टोटल काम खत्म कर देंगे। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्यों होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, क्या उसके यूनिट है, क्या उसके केसेस है। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडी है जिनका मास सेम है, 2 बॉडी और मास मैंने क्या बोल दिया, सेम, और मान लीजिए वो m है, उनकी वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। से मैं कह देता हूं वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, और उसने ये बोल दिया कि भाई वेलोसिटी v1 है वो v2 से बड़ी है। तो व्हाट अबाउट द मोमेंटम? तो p1 इज इक्वल टू mv1 एंड p2 इज इक्वल टू mv2 होगा ही। ऑफ कोर्स p1 कैसा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, मास तो सबका सेम है। डिवाइड कर ले तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जी। तो यहां से हमें पता लगा कि अगर ये वाला रिलेशन है v1 इज ग्रेटर देन v2, देन ऑफ कोर्स p1 इज ग्रेटर देन p2। अगर मान लीजिए हम लोग p और v के वर्सेस ग्राफ बनाए तो वो कैसा होगा? से दिस एक्सिस या दिस बेसिकली कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट बाय व्हाट p, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज से v। तो वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, यानी कि ऐसे एक लीनियर रिलेशन आया वेयर m इज कांस्टेंट, जहां पर हमने m को क्या माना हुआ है, कांस्टेंट माना हुआ है। तो हमने एक कंडीशन स्टडी की मोमेंटम की, कि मोमेंटम की पहली सिचुएशन मास सेम वेलोसिटी डिफरेंट। अब हम इसी का दूसरा पार्ट भी, दूसरा एंड भी हम देख सकते हैं। दूसरा एंड कैसे देख सकते हैं भाई? मान लीजिए आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें आप लोग, अगर आपने नहीं लिया तो ओके। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन पे आते हैं, क्या है उसकी। तो सेकंड सिचुएशन कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें एक चीज ये समझ आती है, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर मान लेते हैं मास सेम नहीं है, वेलोसिटी सेम है, v सेम बट मास इज डिफरेंस, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे क्या, p1 इज इक्वल टू m1v और p2 इज इक्वल टू m2v, डिवाइड कर लो, v से भी मर गया। कहने का मतलब क्या कि अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो डेफिनेटली p1 बड़ा होगा p2 से। भाई बना दीजिए ग्राफ इसका भी, चलिए बना देते हैं। यहां पर एक एक्सिस, ये दूसरा, इस एक्सिस पे मास, इस एक्सिस पे मोमेंटम। मोमेंटम मास बढ़ेगा तो मोमेंटम को भी बढ़ना पड़ेगा। कैसे बढ़ना पड़ेगा? पावर 1 तो लीनियरली बढ़ना पड़ेगा। यहां पे क्या चीज कांस्टेंट है? यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं बातें आपको समझ आती जा रही नहीं आती जा रही है? पहले केस में हमने मास को सेम, वेलोसिटी का डिफरेंट, वेलोसिटी सेम, मास डिफरेंट। अब हम ऐसा करते हैं, मोमेंटम को ही सेम रख लेते हैं। तो आप इसको भी लिखिएगा, फिर मैं इसको हटाता हूं। इस कंडीशन में हम अब की बार मोमेंटम को सेम कर लेते हैं। अगर मोमेंटम सेम है तो क्या? चलिए मैं इधर लिख लेता हूं इसको। इफ मोमेंटम सेम, अगर मोमेंटम सेम होगा तो क्या होगा? दिस इज द थर्ड कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इफ मोमेंटम सेम और इट्स ए कांस्टेंट, तो क्या? यानी कि p1 इज इक्वल टू p2, दैट मीन्स p1 इज इक्वल टू m1 v1 से, दैट इज इक्वल टू m2 v2, दोनों को बराबर होना चाहिएगा। अगर मान लीजिए इसका मास बढ़ गया और इसकी वेलोसिटी घट गई, या सिंपली एक ही चीज को पहले इंक्रीज करिए, भाई इसका मास बढ़ गया और वेलोसिटी मान लीजिए यहां पर ये v1 है, ये v2 है, तो अगर m2 से m1 बड़ा है तो v1 से v2 को बड़ा होना चाहिएगा। रिपीट करता हूं, ये वाली क्वांटिटी बढ़ गई, प्रोडक्ट दोनों का सेम रहना है। अब इससे ये बड़ा है m1, तो इसका मतलब v1 से v2 को बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो बैलेंसिंग होगा। तो अगर ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर m1 बड़ा है तो इसका मतलब v2 बड़ा है। फिर से, अगर m1 बड़ा है m2 से तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई v2 को बड़ा होना चाहिए v1 से। अगर v2 भी छोटा हो जाएगा, m2 भी छोटा हो जाएगा, तो भाई दोनों इक्वल थोड़ी ना प्रूफ होंगे, फिर ये दोनों इक्वल थोड़ी ना माने जाएंगे। ये दोनों इक्वल कब कह पाऊंगा मैं? तब कह पाऊंगा तब ये दोनों में से m1 m2 से बड़ा है तो v2 v1 से बड़ा होगा। यानी कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी।
कि अगर मास बढ़ता है तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। मास 1 का बढ़ा तो वेलोसिटी 1 की कम हुई, मास 2 का कम है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ में लिख लेते हैं, बस सिंपल सा तो था। एक एक्सिस पे वेलोसिटी, एक एक्सिस पे मास, से ये एक्सिस मास को रिप्रेजेंट करता है, से ये एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो मास की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, और अगर मास की वैल्यू ज्यादा है तो वेलोसिटी की वैल्यू को कम होना पड़ेगा। यानी कि अगर p कांस्टेंट है तो कांस्टेंट p का ये वाला कर्व बनेगा। ये वाला कर्व बना कब? तब p क्या है? p इज कांस्टेंट। समझ रहे मेरी बात? अगर p कांस्टेंट है और इस v और m में कोई चेंज हो रहा है तो ये जो v है, ये v अगर ज्यादा है तो m कम होगा, और m ज्यादा है तो v कम होगा। तो ये हमारे पास 3 सिचुएशन बनी। ये एक सिचुएशन, ये आपकी दूसरी सिचुएशन, ओहो ये ग्राफ हमें इसी के अंदर लेना चाहिए, ये आपकी दूसरी सिचुएशन, और ये आपकी तीसरी सिचुएशन। समझ गए बच्चों तुम लोग? ये हमारी 3 सिचुएशन हुई। इन तीनों में हमने मोमेंटम के डिफरेंट कंडीशन को स्टडी किया। मोमेंटम होता क्या मैंने आपको बता दिया, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अगर किसी के पास मास नहीं है तो मोमेंटम नहीं, किसी के पास वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम नहीं, राइट? तो ये कहानी जो मैंने आपको सिखाई है, उस कहानी को हमने काइनेमैटिक्स में सीखा। मॉडर्न फिजिक्स में जाके हो सकता है थोड़ा सा मोमेंटम का डेफिनेशन चेंज हो जाता है, वहां पर एनर्जी के टर्म्स हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। बट अभी के लिए आप केवल याद रखें कि मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बच्चों नेक्स्ट में हम लोग इससे आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे, इससे आगे की कहानी को सीखेंगे। आप प्लीज अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आप शेयर करते रहे और चीजों को समझते रहे, कमेंट करते रहे, पढ़ते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।